हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम राइट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या करते हैं हम? द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो केमिकल काइनेटिक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वो किस रेट से कंप्लीट हो रही है तो उसकी स्टडी करी जाती है केमिकल काइनेटिक्स में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की उनमें क्या चेंज हो रहा है यूनिट टाइम में, वही हो जाती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, यानी हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, दो तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है हमारा यहाँ पे द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी किसी भी रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो उसके बेस पे भी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका हम इस तरह से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम वहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है पहले उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जाती है टाइम के साथ। लेकिन जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो इस तरह से दोनों का हमारा ग्राफ आता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल हम कोई भी रिएक्शन एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे आर रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इस रिएक्शन के लिए हम किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को राइट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, R1 और P1 दो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन ले ली है, आर द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P। इन दोनों की ये कंसंट्रेशन है एट टाइम T1। टाइम यहाँ पे हमने T1 लिया है। और यहाँ पे R2 और P2, ये R2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये P2 है, ये जो हमारा कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वो है टाइम T पे। दो हमने यहाँ पे अलग अलग टाइम लिए और दो ही हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लिए अलग अलग। तो इस तरह से हम इसकी जो रिएक्शन की रेट है वो कैसे राइट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो टाइम हमारा, देखो यहाँ पे हम एवरेज रेट निकालते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एवरेज निकाली जाती है और एवरेज में हमें पता है इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो चेंजेस वहाँ पे होते हैं वो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में राइट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम चेंज हम देखेंगे। तो टाइम चेंज कैसे निकालेंगे, जो हमारा फाइनल टाइम है जिसको हमने T2 माना है और जो इनिशियल टाइम है जिसको हमने T1 माना है। तो फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम हम अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें जो टोटल टाइम लगा है हमारी रिएक्शन में, जो डेल्टा T है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरह से हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे रिएक्टेंट की। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस करेंगे हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आया पूरी रिएक्शन में तो वो हमें मिल जाएगा जो है डेल्टा आर। इसी तरह से हम प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना चेंज आया वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और ये हमें याद रखना है, ये जो हम चेंज निकाल रहे हैं एवरेज यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम राइट करेंगे इसके थ्रू। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो डेल्टा होता है इस तरह का डेल्टा
वो क्या शो करता है, लार्ज चेंज। यानी यहाँ पे हमने देखो फाइनल और माइनस इनिशियल किया है, यानी यहाँ पे जो गैप आएगा, जो चेंजेस आते हैं वो ज़्यादा होता है, टाइम का गैप यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जो लार्ज चेंज होता है उसको शो करने के लिए हम इस डेल्टा का यूज करते हैं। एक हम यहाँ पे डी का यूज करते हैं, जब हमारी रिएक्शन में स्मॉल चेंज होता है तब हम यूज करते हैं डी का। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। अब हम देखेंगे कि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको किस तरह से लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सबसे पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, डिक्रीज हो रही है उसकी कंसंट्रेशन, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टेकन टाइम, यानी कितना उसने टाइम लिया है, उस टाइम में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितने डिक्रीज हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। अब यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये हमें याद रखना है। माइनस साइन ये हमें बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम किसके लिए लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन में डिक्रीज होती है उसकी कंसंट्रेशन। तो ये माइनस साइन यही बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। या एवरेज रेट हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी पी हमने प्रोडक्ट लिया था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में हम किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे R2 माना है, इसको हम, ये वेरिएबल है, कुछ भी मान सकते हैं, स्मॉल r भी हम मान सकते हैं, 1 मान लेंगे रिएक्टेंट के लिए और R2 मान लेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो ये यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, और R1 हमने माननी थी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पे किस तरह से राइट करेंगे हम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, टाइम टेकन, जितना भी उसने टाइम लिया है उसमें। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, और इस यहाँ पे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन में डेल्टा टी, और यहाँ पे ये याद रखना है, हमने प्लस साइन लगाया, प्लस साइन ये शो कर रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट जो हो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट तो डिक्रीज होता जाता है, डिसअपेयर होता जाता है, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो अपेयर होता जाता है, बनता जाता है, इंक्रीज होती जाती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी उसकी कंसंट्रेशन। तो इस तरह से अगर हम देखें दोनों की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें रिलेशन क्या आएगा, R2 इक्वल रहेगा R1 के, बस यहाँ पे R1 जो है वो नेगेटिव में रहेगा, ये हमें याद रखना है, क्योंकि इनका जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बस चार्ज का यहाँ पे फ़र्क आता है, प्रोडक्ट में प्लस चार्ज होता है और रिएक्टेंट में माइनस चार्ज होता है। R हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा। अब हम यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पे हमने अलग अलग ग्राफ बनाया, रिएक्टेंट के लिए अलग और प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हमने अलग बनाया है। और दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक होती है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होती है हमारी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज में क्या होता है कि जो हम टाइम का डिस्टेंस लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है, उसमें टाइम का इंटरवल ज़्यादा नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो एवरेज के लिए अगर हम एवरेज रेट निकालते हैं ना तो वो एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं बताती, इसीलिए हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो वो किस तरह से हम राइट करते हैं दोनों ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा ग्राफ दे रखा है, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में और कंसंट्रेशन दोनों के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट के लिए है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो और यहाँ पे पहली जो इनिशियल है वो हमारी R1 है और यहाँ पे R2 है फाइनल, ये जो गैप आएगा वो हमारा हो जाता है यहाँ पे डेल्टा R कंसंट्रेशन इसका, यानी एवरेज में जो हम इसका
जो चेंजेस आएंगे वो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, यानी ये हमारा इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है डेल्टा t। तो इस तरह से हम एवरेज रेट लिखेंगे और एवरेज रेट पे हम लगा देंगे। यहाँ पे इसका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव आता है, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो हमने देखा था जो डेल्टा होता है वो लार्ज चेंज को यहाँ पे डिनोट करता है और जो डी होता है वो स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए हम यूज करेंगे डी का, यानी यहाँ पे स्मॉल चेंज हो रहा है क्योंकि हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है देखो, इतने से के लिए हम निकालेंगे और यहाँ पे टाइम हमने सिर्फ टी लिया है और कंसंट्रेशन सिर्फ हमने आर ली है। तो इसको कैसे राइट करेंगे, माइनस यहाँ पे हम लगाएंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए है, यानी आर जो है हमारा उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इसको इस तरह से हम राइट करेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम। तो ये हमारा आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी इंस्टेंटेनियस। इतना सा फ़र्क है यहाँ पे, ये चेंज हमें जो डी है वो बता रहा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप की है। इसी तरह से हम प्रोडक्ट के लिए राइट कर सकते हैं। ये इस तरह से, ये प्रोडक्ट के लिए हमने ग्राफ बनाया और हमें पता है प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे P2 है, कंसंट्रेशन फाइनल रखेंगे, नीचे हमने इनिशियल ली है। यहाँ पे टी टाइम है और यहाँ पे T2 टाइम है। ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो चेंजेस है वो हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के लिए हम एवरेज रेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन में, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन में आ जाएगा हमारा टाइम। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज हो जाएगी यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डी से हम शो करेंगे। देखो सिर्फ हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पी ली है और टाइम हमने टी लिया है। यहाँ पे T1 T2 बीच का कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे चेंजेस कम होती है, इसलिए जो वैल्यू हमारी आती है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी एक्यूरेट होती है। इसलिए यहाँ पे हम एवरेज रेट का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। याद रखना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट किस तरह से हम इसकी राइट करेंगे। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में ले रहे हैं और टाइम हमने सेकंड में लिया है, तो इसकी यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरह से यहाँ पे इसकी यूनिट आ जाती है। एक यहाँ पे हमें याद रखना है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो सॉलिड हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो, गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर हमारा सॉलिड जो रिएक्टेंट है वो हमारा गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कंसंट्रेशन को मोल लीटर में ना लेकर के हम उसके पार्शियल प्रेशर की टर्म में उसको वहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर के लिए हम एटीएम लिखते हैं और टाइम के लिए हमारा आ जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम पर सेकंड। तो जब हमारा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो ये हमारी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वेरी स्मॉल चेंज के लिए निकालते हैं। देखो वेरी स्मॉल चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल रेट, यानी जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं हमें पता है जो टाइम का चेंज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही कम टाइम यहाँ पे चेंज हम लेते हैं, कम टाइम का चेंज लेते हैं। तो उसी रिएक्शन को हमें जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको शो करते हैं हम डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन में। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, देखो यहाँ पे हमारा जो एवरेज रेट है उसको लिमिट कर देंगे, लिमिटेशन लगाने के बाद यहाँ पे DC यानी कंसंट्रेशन आ जाएगी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट किसी की भी, और जो टाइम टेकन उसने किया था यानी टाइम लिया था वो आ जाएगा।
तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट। इस तरह से राइट करेंगे, डी यहाँ पे लिखेंगे, डी का यूज करेंगे, डेल्टा का यूज नहीं करेंगे। तो किस तरह से हम इसके थ्रू जो डिफरेंशियल रेट लो है उसका यूज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए किस तरह से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन राइट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा, हमने एक रिएक्शन मान ली है, यहाँ पे मरकरी लिया है, प्लस में हमने क्लोरीन लिया है, दोनों की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है हमारा AgCl2। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं, जब डिफरेंशियल रेट लो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबकी कंसंट्रेशन लिख करके उनको इक्वल कर देंगे, सबकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इक्वल रहेगी। अब यहाँ पे जो रिएक्शन लिए उसमें जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सेम है, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो इस तरह से हम राइट कर देंगे, ये कंसंट्रेशन हो गई हमारी मरकरी की, फिर ये क्लोरीन की, फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट के फॉर्म में जो मरकरी क्लोराइड बना था उसकी हो गई। और यहाँ पे जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है वो हमारा हो जाता है रेट कांस्टेंट। तो एक के से हम उसको शो करते हैं, तो पहले के लिए K1, इसके लिए K2, K3, और अगर आगे भी होता तो K4, K5 इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एचटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन, हमने वो रिएक्शन ली है जहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है, तो उस टाइम हम उसका डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम नीचे उल्टा करके लिख देते हैं, यानी यहाँ पे देखो 1/2 कर दिया हमने, अपॉन में लिख देंगे उसको। तो यहाँ पे 2 है तो ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे राइट करने की जो नीड नहीं है, और यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा। अगर यहाँ पे 3 होता तो 1/3 कर देते, यहाँ पे 4 होता तो 1/4 कर देते। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो 1/3 आया है या 1/2 आया, तो यही वैल्यू होती है हमारी के, यानी जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है। और इसी तरह से इसके लिए लिखेंगे तो K1 आ जाएगी, इसके लिए लिखेंगे तो K2 आ जाएगी, इसकी लिखेंगे तो K3 आ जाएगी। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने, हमें डिटरमाइन करना K1, K2, K3, K4 की हमें क्या निकालनी, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो आपको कोई भी यहाँ पे रिएक्शन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे हमें K1, K2, K3, K4 की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करनी, तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे ये आगे वाली वैल्यू जो है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही इस K की वैल्यू होती है, सभी में लिख रखी है। तो K1 के लिए आ जाएगी हमारी 1/2, और ये K2 है इसके लिए आ जाएगी यहाँ पे ये 2/7 आएगी, ये नहीं आएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना। और यहाँ पे 2 है तो ये 1/2 आ जाएगा, और K4 के लिए यहाँ पे 3 है तो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे किसी की भी जो कंसंट्रेशन चेंज होगी ना उसकी वैल्यू दी जाएगी, और वहाँ पे दूसरे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की वहाँ से पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे देखो NOCl की दे रखी है यहाँ पे वैल्यू, और हमें पूछ रखी है यहाँ पे NO की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को राइट करेंगे, 2NO मिल करके क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे हमारे 2 मोल बन रहे हैं यहाँ पे NOCl के। अब ये जो NOCl बना है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि इसमें कितना रिएक्शन, उसकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्शन में वो चेंज हुई है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमने पीछे रिएक्शन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी, ये रही देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, जिसकी दे रखी है वो उठाएंगे और जिसकी पूछ रखी है वो उठाएं, यहाँ से ले लेंगे हम दो चीज़ों को और वहाँ पे इक्वल रख लेंगे। देखो यहाँ पे जिसकी दे रखी है और जिसकी निकालनी है वो यहाँ पे हम लेते हैं, बाकी हमें नहीं लेनी यहाँ पे। और यहाँ पे हमें दे रखी है NOCl की कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। और यहाँ पे पूछिए हमसे NO, तो NO की कंसंट्रेशन लिखेंगे, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1/2 आ जाएगा, और NO की यहाँ पे हमें निकालनी है तो उसको हम इस साइड ले लेंगे, और इसके इक्वल में हमें रखनी है जिसकी दे रखी है।
तो हमारे पास NOCl की दे रखी है, इसकी लिख लेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1/2 लिख लेंगे और यहाँ पे dt आ जाएगा टाइम। तो ये 1/2 से 1/2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है तो वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 2.5 × 10⁻³ मीटर पर मिनट। ये यहाँ पे दे रखी। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे dt से dt कट जाएगा तो NO के बराबर हमारे पास सीधा यही आ गया, क्योंकि ये हाफ से ये हाफ कट जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से जो चेंज आया हमारा NO का, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये वाली। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो हमने कंसंट्रेशन ली है वो प्रोडक्ट की साइड है या फिर रिएक्टेंट की साइड है। तो NO हमारा क्या है, रिएक्टेंट की साइड है। तो बस यहाँ पे हमें माइनस चार्ज लगाना है और कुछ नहीं करना, यही वैल्यू जो है हमारी एज इट इज यहाँ पे हो जाएगी। और इसी तरह से अगर यहाँ पे क्लोरीन की पूछ लेता तो हमें कंसंट्रेशन लेनी होती क्लोरीन की, रिएक्टेंट की साइड है तो यहाँ पे माइनस चार्ज लगाएंगे और कंसंट्रेशन हम लिखेंगे क्लोरीन की। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है तो उसको लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है, dt इक्वल कर देंगे जिसकी हमें दे रखी है। तो NOCl की हमें दे रखी है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पे और इनकी वैल्यू रख कर के, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है तो वहाँ पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन जो चेंज हुई है वो यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, एचटेट में हमेशा ही पूछा जाता है। जो भी NCERT में रिएक्शन दे रखी है लगभग वहीं से क्वेश्चन उठता है, तो हमें NCERT को अच्छे से करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। आई होप आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।